आज हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का हमारे पास जो टॉपिक है पहला उसको हम देखते हैं। इससे पहले कुछ हमारे पास सेल की टेक्निक्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जी कि ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब सेल वॉल की हमारे पास बात आती है तो ये सबसे पहले इसके बारे में मैं पॉइंट लिखता हूँ कि ये हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री है। क्या है जी? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल्स ऑफ किसके? हमारे पास एक तो सबसे पहले प्लांट सेल की, ठीक है, प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल्स जो है इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री। अच्छा, यहाँ पे ये बात बताना जरूरी है कि आप ये ध्यान में रखें कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है ये हमारे पास एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है ये हमारे पास एब्सेंट होती है, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद नहीं होती। अच्छा, अब वो फिर हम देखेंगे कि क्यों मौजूद नहीं होती और क्यों प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, अब प्लांट्स को अगर आप देखें तो चूंकि प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर ये सेल वॉल मौजूद तो है, लेकिन इन तीनों के अंदर इसकी जो हमारे पास वो है कंपोजिशन है और स्ट्रक्चरली ये हमारे पास डिफरेंट है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो प्लांट में ये हमारे पास सेलुलोज से बनती है, ठीक है, सेलुलोज से बनती है जो कि हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। फंजाई के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास काइटिन से बनती है। और उसके बाद अगर बैक्टीरिया के अंदर आप देखें तो एक इसको ये बनती है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, या फिर हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं जी, कुछ जो है म्यूरिन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि प्लांट्स के अंदर भी सेलुलोज की हो, फंजाई के अंदर भी सेलुलोज की हो और हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर भी सेलुलोज की हो। ये हमारे पास डिफरेंट है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरली हमारे पास डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ कि ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है। क्या है जी? एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है। एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर से मेरी क्या मुराद है, या मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे? देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, जनरलाइज एक स्ट्रक्चर अगर ड्रा करूँ प्लांट सेल की, तो ये देखें, ये आपके पास एक प्लांट सेल आता है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल है। ये इसके ऊपर जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर, इसके बाद हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रा कर देता हूँ। ये मेरे पास जो ज़्यादा मैंने डार्क कलर में या थिक लाइनिंग ड्रा की है, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाए। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है और यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें ज़रा तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ये जो है इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास है सेल वॉल। ये हमारे पास क्या है? सेल वॉल। और ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बात की कि ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है। एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर का क्या मतलब है कि ये हमारे पास सेल के बाहर है, सेल से बिल्कुल बाहर है। मतलब ये है कि हमारे पास ये लिविंग कंपोनेंट नहीं है सेल का, ये हमारे पास नॉट अ लिविंग कंपोनेंट, ये हमारे पास लिविंग कंपोनेंट नहीं है, लिविंग कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि लिविंग कंपोनेंट नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। अब देखें, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे पास ये जो सेल है, सेल के अंदर अगर हम इस प्रोटोप्लाज्म को देखें तो ये आपके पास क्या होता है जी? प्रोटोप्लाज्म जो है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस साथ में हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म जो है ये हमारे पास लिविंग कंटेंट है, लिविंग कंपोनेंट है, ये हमारे पास लिविंग होता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल वॉल जो है ये हमारे पास लिविंग नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है, सेल के बाहर है। अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि एग्जांपल के तौर पर ये सेल वॉल अगर लास्ट हो जाए, सेल वॉल अगर हमारे पास क्या हो जाए? लास्ट हो जाए। सेल वॉल अगर हमारे पास लास्ट हो जाए तो डिस्पाइट लूजिंग द सेल वॉल सेल कैन सर्वाइव। तो हमारे पास सेल जो है वो हमारे पास क्या कर सकता है जी? सर्वाइव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर सेल वॉल लास्ट हो जाए तो सेल डेड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल सर्वाइव कर सकता है। जैसे देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे है तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर यहाँ से रप्चर हो जाए या खत्म हो जाए तो सेल की स्ट्रक्चर हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंटीग्रल रोल है सेल की ट्रांसपोर्ट के अंदर। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, ठीक है, परमेबिलिटी वगैरह। तो अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेल हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड पार्ट है, वो हमारे पास निकल आएगा बाहर और उससे ऑर्गेनेल्स वगैरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सेल वॉल अगर रिमूव हो जाए प्लांट की, तो प्लांट सेल की, तो सेल स्टिल कैन सर्वाइव, सेल जो है वो जिंदा रह सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है कि प्लांट सेल के अंदर, चूंकि सेल वॉल हमारे पास मोस्टली प्लांट्स के अंदर होती है, तो प्लांट सेल के अंदर जिस सेल की हमारे पास प्लांट का ऐसा सेल, प्लांट सेल जिसकी हमारे पास सेल वॉल रिमूव, सेल वॉल जिसकी हमने क्या की हो, रिमूव्ड की हो, तो उस सेल, प्लांट सेल को हम कहते हैं जी प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात बता जाता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, तो आपने बताना है कि हमारे पास ये ऐसा प्लांट सेल है जिसकी सेल वॉल जो है वो रिमूव कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेल वॉल की बात करें, डिस्कवरी की अगर इसकी हम बात करें, तो ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म से पहले डिस्कवर की थी किसने की? ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी हमारे पास, रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर की थी हमारे पास 1665 में, ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी के साथ हमारे पास ये भी हो गई थी, सेल वॉल भी हमारे पास क्या हो गई थी, डिस्कवर हो गई थी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट मैं और ऐड कर दूं कि ये हमारे पास ये जो एक तो मैंने कह दिया कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है, उसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हमारे पास डेड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? डेड स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास लिविंग कंपोनेंट नहीं है। अब डेड स्ट्रक्चर मैंने क्यों कहा? देखें, इसके अंदर नो सेल्फ हीलिंग पावर, इसके अंदर कोई सेल्फ हीलिंग पावर नहीं है। अगर ये हमारे पास रप्चर हो जाती है या हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसके बाद ये खुद को रीजनरेट नहीं कर सकती। जबकि अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर किसी भी जगह से रप्चर हो जाए तो सेल उसको रीजनरेट करता है, सेल उसको क्या करता है? रीजनरेट करता है। तो ये रीजनरेशन जो है ये आपको पता है कि हमारे पास एक लिविंग थिंग की जो है एक प्रॉपर्टी है, जबकि डेड स्ट्रक्चर, ये सेल वॉल जो है ये डेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक हो गया। हमारे पास सेल वॉल की टाइप्स कितनी होती है? तो सेल वॉल हमारे पास मेनली दो तरह की होती है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं जी प्राइमरी वॉल, ठीक है, क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल। और एक हमारे पास होती है जी सेकेंडरी वॉल। कौन सी? सेकेंडरी वॉल। अच्छा, अब हम देखते हैं दोनों को वन बाय वन के ये हमारे पास क्या होती है। तो प्राइमरी वॉल जो है ये हमारे पास, अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट वॉल, ये क्या है जी? फर्स्ट वॉल है दैट इज डिपॉजिटेड, जो कि हमारे पास क्या होती है? दैट इज डिपॉजिटेड अराउंड न्यूली फॉर्म्ड सेल। ये हमारे पास वो पहली वॉल है जो कि एक नया सेल जब बनता है तो उसके गिर्द हमारे पास डिपॉजिट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये इस खाली, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी? प्राइमरी वॉल है। ये क्या है? प्राइमरी वॉल है, ठीक है। ये सेल जब बनता है तो उसके बाद ये उसके गिर्द हमारे पास डिपॉजिट होती है, ठीक हो गया। अच्छा, प्राइमरी वॉल जो है ये हमारे पास सेल जब बनता है तो उसके फौरन बाद जो है ये हमारे पास क्या होती है? उसके गिर्द डिपॉजिट होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि प्राइमरी वॉल जो है वो हमारे पास किन कंपोनेंट्स से बनी होती है, तो इसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। एक हमारे पास सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, और साथ में दूसरा हमारे पास होता है जी एक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है जी? मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास स्मॉल जो है फाइबर्स होते हैं, ये हमारे पास स्मॉल फाइबर्स होते हैं जी, ठीक है, जो कि किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के बने होते हैं। अच्छा, सेलुलोज क्या है? ये हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। ये हम इंशाल्लाह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी मैट्रिक्स में हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। एक हमारे पास आ जाता है जी हेमीसेलुलोसिस, क्या होते हैं? हेमीसेलुलोसिस। और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं जी पेक्टिन। यहाँ पे क्या मौजूद होता है? पेक्टिन मौजूद होता है। ये चार कंपोनेंट हैं इस प्राइमरी सेल वॉल के। सबसे पहले हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक को हम कहते हैं कि सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स और दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आगे एक अगेन जो है दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। ये हमारे पास हेमीसेलुलोसिस होते हैं इसमें और पेक्टिन होती है। इस मैट्रिक्स को आप ग्राउंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस। असल में ग्राउंड सब्सटेंस से क्या मतलब है कि ये हमारे पास वो मटेरियल है
जिसके अंदर ये माइक्रोफाइबर्स जो है ये एम्बेडेड होंगे। ये ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर ये माइक्रोफाइबर्स जो है ना सेलुलोज के, ये इसके अंदर एम्बेडेड होंगे। अच्छा मैं जरा आपको ये माइक्रोफाइबर्स की अरेंजमेंट के बारे में बता दूं, तो ये जो सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स हैं ये हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरह हमारे पास, ये आपके पास माइक्रोफाइबर्स हैं और ये आपके पास अरेंज होते हैं जी इस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे क्रिस क्रॉस फॉर्म में ये हमारे पास क्या होते हैं, सेल में अरेंज होते हैं, ठीक है। ये क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर है बनाते हैं, ये हमारे पास सेलुलोज के माइक्रोफाइबर हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ हेमीसेलुलोज आती हैं, ये हमारे पास हेमीसेलुलोज आ जाती हैं और साथ ही हमारे पास पेक्टिन वगैरह यहाँ पे आ जाता है। तो अब देखें ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ये माइक्रोफाइबर जो है ये हमारे पास किस अरेंजमेंट में होते हैं, ये हमारे पास सेल के अंदर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं। किस अरेंजमेंट में होते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर ये मौजूद होते हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आप देखते हैं ना जब हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम जब सरिया रखते हैं तो वो सरिया हम ऐसे एम्बेड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पैरेलल रखें। हालांकि अगर पैरेलल रखें तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन स्ट्रेंथ जो हार्डनेस है या सही पक्की स्ट्रेंथ है वो आपको तब मिलेगी जब आप उसको क्रिस क्रॉस में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ जाता है जी उसका प्राइमरी वाल के बारे में थोड़ी बहुत बातें। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको कि ये हमारे पास ये जो प्राइमरी वाल है ये हमारे पास रिवर्सिबली इलास्टिक, इररिवर्सिबली इलास्टिक। अब इररिवर्सिबली इलास्टिक का क्या मतलब है कि अगर देखें आपके पास कोई इलास्टिक है या कोई रबर है तो जब आप उसको खींचते हैं, खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो वापस रीगेन करती है अपनी पोजीशन को। इररिवर्सिबल इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर ये एक दफा स्ट्रेच हो गई तो ये वापस अपनी जगह पे दोबारा नहीं आती, ठीक है। मतलब एक ही दफा जब आप इसको स्ट्रेच कर देंगे तो ये उसी तरह स्ट्रेच फॉर्म में रहेगी, फिर ये दोबारा वापस नहीं आती। अब इसका फायदा क्या है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूली बॉर्न सेल जो होता है, न्यूली बॉर्न सेल जो होता है इसको क्या करना पड़ता है जी, इसको हमारे पास ग्रोथ करनी होती है। क्या करनी होती है? ग्रोथ करनी होती है। अब देखिए जब प्लांट का एक न्यू सेल बनता है तो उसके अंदर ना तो ये हमारे पास बड़ा वैक्यूल होता है, छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो बाद में मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, लार्ज वैक्यूल बनाते हैं। जब ये लार्ज वैक्यूल बनता है तो फिर ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे पास सेल का साइज इंक्रीज होता है। जब सेल का साइज इंक्रीज होता है तो यहाँ पे एक टर्गर प्रेशर बिल्ड होता है सेल के अंदर, ठीक है। क्या बिल्ड होता है? टर्गर प्रेशर। इस टर्गर प्रेशर की वजह से सेल जो है वो हमारे पास दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे से, दोनों तरफ से ये हमारे पास ग्रो करता है। जब ग्रो करता है तो ऊपर जो हमारे पास सेल वॉल है, जब ये सेल वॉल अगर हमारे पास रिवर्सिबली एक्सटेंसिबल, इररिवर्सिबली इलास्टिक ना होती तो फिर ये हमारे पास एक्सपेंड ना करती तो यहाँ पे सेल अपने साइज को इंक्रीज नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही ये हमारे पास रिवर्सिबली इलास्टिक है तो ये हमारे पास जैसे ही सेल बड़ा होता है तो ये साथ में सेल वॉल जो है ये भी हमारे पास क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है, स्ट्रेच होती जाती है, जिसकी वजह से सेल का साइज जो है वो क्या होता है, ग्रो करता जाता है। ठीक हो गया। अच्छा अब अगर यहाँ पे हम देखें तो दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है या दूसरी जो वाल आती है वो हमारे पास है जी सेकेंडरी वाल, ठीक है। तो सेकेंडरी वाल हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी वाल ये वो वाल है, द वाल दैट इज डिपॉजिटेड, द वाल डिपॉजिटेड आफ्टर, ये हमारे पास क्या होती है, वाल डिपॉजिटेड आफ्टर प्राइमरी वाल, जो कि हमारे पास प्राइमरी वाल के बाद डिपॉजिट होती है, आफ्टर द प्राइमरी वाल, ठीक है, इन मैच्योर सेल्स, इन मैच्योर सेल्स, मैच्योर सेल्स के अंदर ये प्राइमरी वाल के बाद जो वाल डिपॉजिट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं जी, सेकेंडरी वाल कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास न्यूली बॉर्न सेल्स के अंदर कभी भी सेकेंडरी वाल जो है वो नहीं डिपॉजिट की जाती। ये क्यों नहीं की जाती वो हम देखते हैं। अच्छा अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं जी, एक तो हमारे पास सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स होंगे, ठीक है, पहली बात। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, हेमीसेलुलोज होगी, ठीक है, हेमीसेलुलोज होगी। इस हेमीसेलुलोज के साथ यहाँ पे हमारे पास इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे। क्या होंगे? इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं कि सिलिका, ठीक है, सिलिका के साल्ट्स होंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा जो चीज मौजूद होगी तो उसमें वैक्सेस होंगी, ठीक है, क्या होंगी? वैक्सेस। और वैक्सेस के बाद यहाँ पे एक चीज होगी जिसको हम कहते हैं लिग्निन। क्या कहते हैं? लिग्निन। ये एक केमिकल है जो यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। अब सेलुलोज के यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को देखें, ये जितना भी ये वाला पार्ट है यहाँ से नीचे तक, ये बनाता है जी इसकी मैट्रिक्स। क्या बनाता है? मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसके अंदर यही सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स अगेन जो है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में एम्बेड होंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, अच्छा अब ये जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है ये क्या होती है जी, ये हमारे पास डिपॉजिट की जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है
ये हमारे पास डिपॉजिट की जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये हमारे पास डिपॉजिट होती है, डिपॉजिटेड इन बिटवीन, ये हमारे पास डिपॉजिट की जाती है इन बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में इसको डिपॉजिट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हमारे पास ये जो है, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। ये क्या है कि सेकेंडरी सेल वॉल है, ये आपके पास आ जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये हमारे पास क्या होती है जी, प्राइमरी सेल वॉल और ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में डिपॉजिट की जाती है। इसको मैं नाम देता हूं सेकेंडरी सेल वॉल का, ठीक है। अच्छा, ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास ये हमेशा जो है ये मैच्योर सेल्स में डिपॉजिट की जाती है। किस में डिपॉजिट की जाती है? मैच्योर सेल्स में। मैच्योर सेल्स का क्या मतलब है कि ऐसे सेल्स जिन्होंने अब साइज में ग्रो नहीं करना, साइज में ग्रोथ, जिनकी हमारे पास साइज की ग्रोथ जो है वो हमारे पास नहीं हो रही होती, ठीक है, साइज की ग्रोथ जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी होती है, मजीद उन्होंने साइज में ग्रो नहीं करना, बड़ा नहीं होना, तो उन सेल्स के अंदर ये डिपॉजिट होती है। मोस्टली ये हमारे पास ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये हमारे पास डेड सेल्स के अंदर हमारे पास डिपॉजिट होती है, ठीक है, डेड सेल्स के अंदर ये क्या होती है, ज्यादा डिपॉजिट होती है। एग्जांपल के तौर पर आपने एक टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ा होगा स्केलेटन कायमा जो है इसके अंदर ये हमारे पास मोस्टली डिपॉजिट होती है। अब स्केलेटन कायमा जो है ये मोस्टली हमारे पास ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके प्लांट बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये डेड स्ट्रक्चर होती है जो कि आपकी प्लांट बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बाकी इसका कोई इतना खास रोल नहीं होता। क्योंकि अब देखें इसके दो प्रॉब्लम है, ये न्यूली बॉर्न सेल में क्यों डिपॉजिट नहीं होती, दो मसले हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है ये हमारे पास क्या होती है, थिक होती है। क्या होती है? थिक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास रिजिड होती है। क्या होती है? रिजिड। ये रिजिड क्यों होती है? ये जो लिग्निन है ये हमारे पास रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और सही हमारे पास जो है अच्छी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये थिक भी है और रिजिड भी है। रिजिड है तो ये अगर न्यूली बॉर्न सेल्स के अंदर डिपॉजिट होगी तो सेल साइज में ग्रो नहीं कर सकेगा। जैसे ही टर्गल प्रेशर बिल्ड होगा तो ऊपर से वाल का प्रेशर होगा, वाल उसको ग्रो नहीं करने देगी, पहली बात। दूसरी बात, थिकनेस की वजह से यहाँ पे मटेरियल्स को ट्रांसफर, बाहर से जो मटेरियल है उनको अंदर आने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ये मटेरियल को ट्रांसफर नहीं करने देगी। और यहाँ पे आप देखते हैं कि इसके अंदर वैक्सेस भी हैं, तो वैक्सेस ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक हैं, जो कि हमारे पास वाटरी सब्सटेंसेस जो है या वाटर को पास ऑन नहीं होने देती, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई जी सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। ये आपके पास दो टाइप्स थी, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लिग्निन है, लिग्निन जो है ये हमारे पास जो है मैंने आपको बता दिया कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये हमारे पास एक सीमेंटिंग सब्सटेंस का भी काम करता है, सीमेंटिंग सब्सटेंस का भी काम करता है जी। क्यों सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करता है? सीमेंटिंग सब्सटेंस से मुराद मेरी ये है कि ये जो मैट्रिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको ये इंटैक्ट रखता है, इनको ये आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये दो काम, एक ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा हमारे पास ये सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करता है। ये मैट्रिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हेमिसेलुलोसिस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वैक्सेस, लिग्निन, इन सबको क्या करता है, ये हमारे पास फिक्स करके रखता है, आपस में एम्बेड करके रखता है, ठीक हो गया। फिर एक तीसरा कंपोनेंट आपके पास मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं कि मिडल लेमेला। ये मिडल लेमेला का क्या काम है? ये हमारे पास क्या करता है, मिडल लेमेला जो है, अब देखें फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये सेल है प्लांट का, ये प्लांट का एक सेल है, ठीक है, ये आपके पास एक सेल है, यहाँ पे मेरे पास ये प्लांट का एक दूसरा सेल है, ठीक है, ये मेरे पास एक दूसरा सेल है, इसके साथ यहाँ पे मेरे पास एक तीसरा सेल है, ठीक है, ये तीसरा सेल आ गया, इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक चौथा सेल है। तो इस तरह डिफरेंट सेल जो है वो कंबाइन होकर आपको पता है टिश्यू बनाते हैं। तो ये मेरे पास ऊपर जो है ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल आ गई और इसके नीचे हमारे पास ये इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ये हमारे पास वैक्यूल आ गया और यहाँ पे न्यूक्लियस, ये हमारे पास इसकी प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके साथ न्यूक्लियस और ये हमारे वैक्यूल और ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास इसके अंदर वैक्यूल, ये इसकी हमारे पास आ गई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, ये हमारे पास वैक्यूल और ये इसके साथ न्यूक्लियस। अब होता क्या है कि जब ये डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, सेम सेल्स जो है वो ग्रुप बनाते हैं और फिर वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो अब इनको कंबाइन करने के लिए एक और सब्सटेंस हमें चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। इसका मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, सीमेंटिंग सब्सटेंस है। क्या है? सीमेंटिंग सब्सटेंस।
जो कि क्या करती है कि सीमेंटिंग सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती है बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल या आप नेबरिंग सेल्स कह सकते हैं। तो एडजेसेंट सेल या फिर हमारे पास नेबरिंग सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में जो एक सीमेंटिंग सब्सटेंस जोड़ने वाली एक सब्सटेंस मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिडल लेमेला कहते हैं। अब ये मिडल लेमेला कहां पे होगा, तो देखें यहां पे ये हमारे पास ये मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, ये आप देखें तो ये आपके पास क्या है जी, मिडल लेमेला है, मिडल लेमेला, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा मिडल लेमेला। ये जो सारी स्ट्रक्चर है, ये जो सेल्स को ज्वाइन कर रही है, इसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। ये हमारे पास क्या है, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला का काम क्या है, ये हमारे पास एडजेसेंट सेल्स को आपस में इंटैक्ट रखता है, जोड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जरा मिडल लेमेला की अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारे पास ये जो है ये जेल लाइक सब्सटेंस होती है। ये क्या होती है जी, मिडल लेमेला जो है ये हमारे पास जेल लाइक सब्सटेंस होती है, जो कि हमारे पास जेल लाइक सब्सटेंस होती है जिसका काम क्या होता है, सीमेंटिंग का काम होता है। मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ये सेल्स को क्या करती है, आपस में जोड़ती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास मिडल लेमेला की कंपोजिशन क्या है, तो ये हमारे पास पेक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेक्टिन से। पेक्टिन हमारे पास क्या है, तो आपको पता होगा कि ये हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा अगर और ओपन करके स्टडी करें कि ये हमारे पास क्या होता है, तो पेक्टिन जो है ये हमारे पास पेक्टिक एसिड के जो साल्ट्स हैं ना, पेक्टिक एसिड के साल्ट से बनती है, पेक्टिक एसिड के साल्ट से बनती है। एग्जांपल के तौर पर कौन से हैं, मैग्नीशियम है आपके पास और कैल्शियम है। तो ये पेक्टिक एसिड के जो साल्ट्स हैं इनसे मिलकर एक सब्सटेंस बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेक्टिन। इसी वजह से इसको पेक्टिन का नाम दिया जाता है क्योंकि ये पेक्टिक एसिड के साल्ट से बनती है। तो ये पेक्टिन बनती है, पेक्टिन होती है जो कि हमारे पास सीमेंटिंग का काम करती है बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में, ठीक है। अब ये एडजेसेंट सेल को ये आपस में क्या करती है जी, ज्वाइन करती है। अब ये डिफरेंट सेल्स जब ज्वाइन होंगे, जाहिर सी बात है, तो इनको जब ये ज्वाइन अप करेगी तो ये हमारे पास क्या करती है, एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करके हमारे पास एक प्लांट बॉडी को बनाती है। क्या बनाती है, प्लांट बॉडी। जाहिर सी बात है, प्लांट बॉडी के अंदर मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, तो उन सेल्स को जाहिर सी बात है अगर वो ऐसे ही बिखरे पड़े रहे तो प्लांट की बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तो नहीं हमारे पास बन सकती। तो उसको बनाने के लिए हमें एक ऐसी सब्सटेंस की जरूरत होती है जो उसको क्या करे, उन सारे सेल्स को हमारे पास एक ऑर्डर में अरेंज करे और फिर एक हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें दे। तो वो काम ये जो है ये हमारे पास मिडल लेमेला करता है। और ये हमारे पास क्या होता है, बिटवीन द टू प्राइमरी वॉल्स, जो हमारे पास दो एडजेसेंट सेल्स की प्राइमरी वॉल्स होती हैं उनके दरमियान में मौजूद होता है। काम इसका ये है कि ये हमारे पास सीमेंटिंग सब्सटेंस है, दो सेल्स को आपस में क्या करती है जी, जोड़ती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करता हूँ कि देखें ज़हन में ये क्वेश्चन आता है, मैंने ये स्टार्ट में पॉइंट लिखा था कि हमारे पास ये एनिमल सेल्स के अंदर जो है ये प्लाज्मा सेल वॉल जो है ये मौजूद नहीं होती। क्यों मौजूद नहीं होती, देखें एनिमल सेल्स के अंदर हमारे पास हमें सपोर्ट के लिए, ये देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया सेकेंडरी वॉल को देखें, अपना प्राइमरी वॉल को देखें, तो ये हमारे पास प्लांट बॉडी को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये थोड़ी रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करती हैं, प्लांट बॉडी को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्यों एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है जी प्लांट बॉडी को, आपको पता है कि एनिमल्स के केस में अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो हमारे पास एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम बोन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हमें कोई सेल वॉल की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। जबकि प्लांट के अंदर प्लांट के केस में ये चीज नहीं होती, तो इस वजह से उन्हें एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए होती है ताकि वो अपनी बॉडी को क्या कर सकें, प्रॉपर्ली जो है उसको एक शेप दे सकें और प्रॉपर्ली एक हार्डनेस उसके अंदर ला सकें। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर सेल वॉल इंट्रोड्यूस होती है, जबकि प्लांट एनिमल जो है उनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मज़ीद मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।